हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चुंजन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश वर्जन में आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसका आपको पहला पार्ट मिल चुका है। और उसमें हमने एलिजाबेथन एज, रेनेसा और कॉमनवेल्थ, प्यूटन एज और कैरोलिन एज डिस्कस की थी। और अब नेक्स्ट सीरीज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट टू है। पार्ट टू में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू क्लासिकल पीरियड एंड वेरी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड है। ठीक है, इसी में हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज, अगस्तन एज और एज ऑफ एनलाइटनमेंट, विक्टोरियन एज। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। आगे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, टाइम की बहुत कमी होती है। न्यू क्लासिकल एज आपको दिखाई दे रही है, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। न्यू क्लासिकल पीरियड, इसे न्यू का मतलब न्यू और क्लासिकल का मतलब पुराने वर्कों को रिन्यू किया गया, न्यू किया गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल पीरियड। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट है द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। चार्ल्स सेकंड ने ऑलिवर क्रॉमवेल के बेटे को हराया था, रिचार्ड क्रॉमवेल को, प्यूटन एज में। और अपने खोई हुई पिता की इज्जत और जो मोनार्की थी उसको दोबारा हासिल किया था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड। रिस्टोर किया था सिंहासन को, इसलिए दिस इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड। और ये रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक था? 1660 से लेकर 1700 तक। द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड, तो किंग चार्ल्स सेकेंड का रेस्टोरेशन हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं इनके पिता को 30 जनवरी 1629 में इनके पिता को क्या किया गया था? एग्जीक्यूट किया गया था, फांसी चढ़ा दी गई थी। और उसका बदला लेने के लिए रिचार्ड क्रॉमवेल को हराकर ये इन्होंने सत्ता दोबारा हासिल की थी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज। द रेस्टोरेशन ऑफ किंग्स चार्ल्स सेकंड था इन 1660 में। जो शुरुआत हुई किससे? बर्थ ऑफ द न्यू वर्ल्ड, नए संसार का एक प्रारंभ हुआ। इट वॉट, ये लेके आए क्या? रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन इन लाइफ जीवन में, एंड लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। करप्शन वॉज रैम्पेंट, जो भ्रष्टाचार था वो चरम सीमा पर था। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर पहलू में। देयर वर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल क्वारल्स, इनके टाइम में कई सारे धार्मिक और राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हुई थी रेस्टोरेशन एज में। जेम्स सेकेंड ascended द थ्रोन, जेम्स सेकेंड आए, ascended द थ्रोन, जो किसके भाई थे? मतलब इनके बाद जेम्स सेकेंड बैठे इस गद्दी पर, जो चार्ल्स सेकेंड के ही भाई थे, इन 1685। ही वॉज डिथ्रोन्ड, और इनको भी हटा दिया गया किसके द्वारा? इनकी बेटी के द्वारा, मैरी और ड्राइडन के द्वारा। ड्राइडन आप जानते हैं, जॉन ड्राइडन वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ हिज एज। ध्यान रखना, रेस्टोरेशन पोइट के रिप्रेजेंटेटिव पोइट किसे कहते हैं? जॉन ड्राइडन को। जॉन ड्राइडन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना दिया मैंने आपके लिए। राइटर्स कौन थे? सर जॉर्ज इथर्स, विलियम वेसरले, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन, अफ्रा वैन। अफ्रा वैन द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर। ठीक, उसके बाद स्टार्ट होती है अगस्तन, अगस्तनिस। द टर्म अगस्तन कम्स फ्रॉम, आया है किससे? अगस्तस सीजर से। ठीक है, अगस्तस सीजर से ये टर्म आया है, इसलिए इस एज को नाम दिया गया अगस्तन एज। जो कौन थे? द एज ऑफ एम्परर अगस्तस। एम्परर अगस्तस, शासक अगस्तस की क्या थी? ये एज थी, और गोल्डन एज थी रोमन एम्पायर की। जब अगस्तस सीजर राजा थे तो वो रोमन एम्पायर की क्या थी? गोल्डन एज थी। सिमिलरली उसी तरह 18th सेंचुरी में ये देखा गया एज अ गोल्डन पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 18th सेंचुरी में भी क्या देखा गया? जो भारतीय सॉरी इंग्लिश साहित्य का एक स्वर्णीय इतिहास, स्वर्णिम युग आया, और उसी से इस एज को नाम मिला क्या? अगस्तन एज। क्योंकि इस टाइम जो इंग्लिश लिटरेचर का स्वर्ण युग आया, और एक अगस्तन एज थी जब वो रोमन एम्पायर का स्वर्ण युग था, इसलिए इसको नाम दिया गया क्या? द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अलेक्जेंडर पोप ने कॉपी की
नकल की हॉरेस एंड वर्जिल एंड ट्रांसलेटेड देम इनटू इंग्लिश, और उनका इंग्लिश में क्या किया, ट्रांसलेट किया। हॉरेस और वर्जिल एक रोमन वो थे पोइट, दे बोथ बिलोंग टू द अगस्तियन एज। ये हॉरेस और जो वर्जिल थे ये अगस्तियन एज से संबंध रखते थे। देवर क्लासिकल, सीधी बात है पुराने समय में थे तो क्लासिकल थे, एंड मॉडर्नाइज्ड अगेन, और इनके वर्क्स को दोबारा आधुनिकीकरण किया गया, इसलिए इस एज को क्या कहा गया, न्यू क्लासिकल एज। क्योंकि न्यू क्लासिकल का मतलब ये क्या है, पुराने वर्क्स को दोबारा न्यू कर देना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल एज। सटायर्स लिखे गए, नोवेल्स पर मोस्टली रिटर्न, नोवेल्स में लिखे गए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है इस एज की, ध्यान रखना, इस एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। सटायर, द क्लासिकल एज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिटरेचर ऑफ द टाउन, टाउन की लिटरेचर थी। द फैशनेबल अपर सर्कल्स ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, फैशनेबल अपर सर्कल्स मतलब ज़्यादातर लंदन के बड़े बड़े सर्कल्स की बात हुआ करती थी, फैशनेबल्स बातें हैं। आप एलेक्जेंडर पोप का वर्क देख लीजिए, द रेप ऑफ द लॉक, इसमें सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी की बात की गई है, एरिस्टोक्रेट फैमिलीज। पोइट्स कौन थे, एलेक्जेंडर पोप, जॉनथन स्विफ्ट नाम सुना होगा, ठीक है, गुलिवर ट्रेवल्स का एक वर्क था, ठीक है, जोसेफ एडिशन, डेनियल डेफॉय, और फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नोवेल। फोर व्हील्स जो चार पहिए कहते हैं इंग्लिश नोवेल के, जैसे पहला नाम हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, थॉमस स्टर्न, टॉबियस स्मॉलेट। ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि फोर व्हील्स कौन थे। ऐसा क्वेश्चन कभी आया था कि फोर व्हील्स में से कौन नहीं था, ठीक है। इस एज के दौरान, ड्यूरिंग दिस एज 1737 एक एक्ट पास हुआ था, एक अधिनियम लागू हुआ था टू कंट्रोल थिएटर, थिएटरों को नियंत्रित करने का। इस वजह से क्या है, इस एज में सबसे ज़्यादा नोवेल्स लिखे गए थे। या नोवेल लिखने का रीज़न क्या था कि इस एज में सबसे ज़्यादा इस एज में जो थिएटर थे उन पर नियंत्रण स्थापित हुआ, इस वजह से इस एज में नोवेल स्टार्ट हुए थे। उसके बाद आते हैं द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या इसे हम द एज ऑफ रीजन भी कहते हैं, या ट्रांजिशन एज भी कहते हैं, ठीक है, या एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। सर लिखा नहीं है कहीं, कोई बात नहीं, एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं। इट वॉज अ पीरियड ऑफ विजडम, विजडम मतलब सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ सीइंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इट वॉज अ पीरियड ऑफ विजडम, साइंटिफिक थॉट, वैज्ञानिक विचार, द एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, योग्यता किसको, सोचने की, और रीजन। इस एज ने सोच लॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है, फीलिंग से ज़्यादा, इमोशन से ज़्यादा किस पर, लॉजिकल बातों पर, तर्क पर, रीजन पर, इसलिए इसे एज ऑफ रीजन कहा गया, ठीक है। द एबल टू थिंक एंड रीजन वॉज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। इस एज में एज ऑफ रीजन और लॉजिकलिटी, ठीक है, थिंकिंग को ज़्यादा फोकस किया गया। दिस पीरियड वॉज अफेक्टेड बाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये पीरियड प्रभावित हुआ किससे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन से, एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ज़्यादा प्रभावित हुआ। आर्नोल्ड ने इसे कहा, इस एज को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, इस एज को कहा गया द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। और इसके फेमस राइटर्स थे फ्रांसिस बेकन, लॉक्स, हॉब्स, इटीसी वर इंपोर्टेंट प्रीकर्सर ऑफ एनलाइटनमेंट। सॉरी, ये राइटर नहीं थे, ये प्रीकर्सर थे एनलाइटनमेंट के, जिन्होंने लॉजिक और रीजन की बात की थी, इन तीनों पोइट्स ने भी, इसलिए इन्हें प्रीकर्सर कहा गया। मेजर राइटर थे सैमुअल जॉनसन, नाम सुना होगा, थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे का फेमस वर्क एन एलेजिएट इन कंट्री चर्चयार्ड, वो इसी एज में लिखा गया था। ऑलिवर गोल्डस्मिथ, एडवर्ड वर्क, विलियम कॉलिंस, एडवर्ड गिवन और जेम्स रोजबेल, ये सब इससे क्या थे, फेमस राइटर थे। उसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट इज, जानते ही होंगे, द रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड, ठीक है, 1798 से आप जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है लिरिकल बैलेट्स, तब से शुरू मानी जाती है, और 1837 जब विक्टोरिया शुरू होती है और ये खत्म होती है, ठीक है। रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड का मतलब क्या था, रोमांट का मतलब लव, और लव फॉर नेचर, इसमें जो प्यार था वो प्रकृति के प्रति था,
भावनाओं के प्रति था, उन चीज़ों के प्रति प्यार था, इसलिए इसे रोमांटिक पीरियड कहा गया। एज ऑफ रिटर्निंग टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। हाईली इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित था किससे? बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से। इट वॉज कॉन्ट्ररी टू द एज ऑफ रीजन, ये जस्ट एज उल्टी थी किसकी? इसके अपोजिट। ये बात करती थी एज ऑफ रीजन, लॉजिक की, और ये बात करती थी इमोशंस की। ठीक है, और इसी वजह से इन दोनों एज में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी थी, मतलब आपस में संधि नहीं थी। डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक टर्म पढ़ाया था मैंने आपको, लिखते टर्म में डीपर होगा, पढ़ना मालूम पड़ेगा आपको। Age of returning to nature, highly influenced by the ideas of French Revolution. It was contrary, just opposite थी किसके? The age of reason. Because क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा महत्व दिया किस पर? इमोशंस पर, फीलिंग्स पर और लव पर। सी बात है, जहाँ भावनाएं हैं, ठीक है, प्यार है, वहाँ थिंकिंग, लॉजिक, रीजन सब खत्म हो जाते हैं। और ये बात करती है किसकी? रीजन की और थिंकिंग की। द एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, उद्देश्य, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उद्देश्य था, वॉज टू ओवरथ्रो मोनार्की, मोनार्की को क्या करना? फेंकना। रोमांटिक एज पोइट्स लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, ठीक है, ने क्या किया? सपोर्ट किया इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज को। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सुना होगा आपने, और कॉलरिज, इन्हें आइडिया सपोर्ट किया किसके? फ्रेंच रिवॉल्यूशन सपोर्ट को। सच एज द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? गरीब और अमीर के बीच लड़ाई थी, अमीरों का एक प्रभुत्व था, और उसमें गरीबों ने उनके विरुद्ध लड़ाई की, और इंडिविजुअल की लड़ाई की गई कि सबको अपने आप आत्मनिर्भरता से जीने का हक है। तो वही चीज़ थी। तो ये फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल की बात करते थे। द रोमांटिक पोइट्स रॉट फॉर कॉमन पीपल, रोमांटिक पोइट्स ने लिखा कॉमन पीपल के लिए, इसलिए इसमें कोई राइमिंग पैटर्न, कोई वो मतलब फॉर्मल वर्ड्स नहीं थे। इजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, बट विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। क्यों लिखा है? ताकि वो सरल हो और आम आदमी पढ़ सके, क्योंकि आम आदमी इतना होशियार नहीं होता कि उन चीज़ों को पढ़ सके वो। फ्री वर्स में लिखा, फ्री वर्स गेन पॉपुलरिटी, नो फॉर्मल वर्स, नो ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स। द जर्मन फ्रेडरिक सीलिगल ने टर्म यूज किया था रोमांटिक को पहली बार, फर्स्ट, और डिफाइन किया था इस टर्म को लिटरेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। और क्या डिफाइन किया था? इमोशनल मैटर को इन एन इमेजिनेटिव फॉर्म में। इमोशनल मैटर को उन्होंने क्या किया था? डिपिक्ट किया था, वर्णन किया था उसका। मेजर पोइट्स बताने की जरूरत नहीं है मुझे आप लोगों को, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, स्कॉट, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स, ये पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, डिक्वेंसी, लीग हंट, जेन ऑस्टन और गोथ, ठीक है। ये सब रोमांटिक पोइट्स थे। लव फॉर नेचर है, फीलिंग्स और इमोशंस पर फोकस किया गया है सबसे ज्यादा, और ईज ऑफ रीजन में रीजन और थिंकिंग पर। उसके बाद बात करते हैं द विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड समझ गए होंगे आप, महारानी विक्टोरिया का समय था 1837 से, जब रोमेटिक एज खत्म होती है, और 1901 तक। ये भी एक, हर एज किसी न किसी राइटर की एज जानी जाती है। इसे भी हम टेनिसन एज के नाम से जानते हैं, टेनिसन की एज थे। और टेनिसन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट, विक्टोरियन पोइट कहे जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव। विटनेस्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस, अनोखे परिवर्तन आए और प्रोग्रेस हुई इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर पहलू में। इट वॉज एन एरा ऑफ एफ्लुएंस, वेल्दी एरा थी, संपन्न। पॉलिटिकल अवेकनिंग लोगों के अंदर आई, राजनीतिक जागरूकता, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हुए, कुछ प्रजातांत्रिक सुधार हुए, इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल प्रोग्रेस हुई, साइंटिफिक एडवांसमेंट, वैज्ञानिक क्षेत्र में बढ़ावा मिला, सोशल अनरेस्ट भी क्रिएट हुआ, और समाज में हलचल क्रिएट हुई, एजुकेशन का विस्तार हुआ, आदर्शवाद का विस्तार हुआ, और निराशा भी बढ़ी। इसी सी बात है, जहाँ विकास है, जहाँ संपन्नता है, जहाँ इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस है, वहाँ कहीं ना कहीं सोशल अनरेस्ट और निराशा। इसी सी बात है, शांत रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा प्रयास करेंगे तो थोड़ा दुख तो होगा, संकट होगा। इट इज फॉर मोरल अर्नेस्ट, इट वॉज एन एज ऑफ नोबल्स, बताया था थिएटरों पर कंट्रोल हो गया था, तो वो कंट्रोल काफ़ी लंबा चला। तो फिर जो राइटर्स थे उन्होंने अपना जो
पोजीशन है वो डाइवर्ट कर दी किसकी तरफ, नोवेल्स की तरफ। कार्लिल, पोइट्स, रस्किन, एमिली ब्रॉन्टे, थैकरे, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, चार्ल्स डिकन्स, थॉमस हार्डी, ये आप जानते ही हैं। ये जो हैं पीएचडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द प्री रेफ्रेटीज, क्या है प्री रेफ्रेटीज? 1848। अब आप देख रहे हैं कि इसी के बीच का पार्ट है जो विक्टोरियन ए से जरूर कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए होंगे, इन अच्छा ही लगा होगा, तो उन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया था, प्री रेफ्रेटीज। दिस मूवमेंट सीम्स अपार्ट, अलग था फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, किससे, विक्टोरियन लिटरेचर से। इट हैज नो कंसर्न, इन्हें कोई चिंता नहीं थी विद डोमेस्टिक आइडियल्स और विद साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिक प्रॉब्लम्स, इन्हें कोई मतलब नहीं था मोरल से, साइंटिफिक चीज़ों से, डोमेस्टिक चीज़ों से, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं था। इनका मेन कंसर्न था क्या, कला, इन्हें कला से मतलब था। और जो कला से मतलब होता है वो साइंस प्रोग्रेस, मैकेनिकल प्रोग्रेस, मोरल, इन सब चीज़ों से दूर चला जाता है। इट्स चीफ कंसर्न वॉज विद आर्ट एंड एम्फोसाइज करता है, जोड़ देता है कनेक्शन किसके बीच, पोइट्री, पेंटिंग एंड द प्लास्टिक आर्ट्स। इन्हें इंस्पिरेशन मिली फ्रॉम द इटालियन पेंटर बिफोर राफेल, ठीक है, राफेल से, जो कौन थे, इटालियन पेंटर थे, ठीक है। इंस्पिरेशन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है, राफेल। प्री रेफ्लेटिस, इसलिए उसको प्री रेफ्लेटिस कहा गया है। प्री रेफ्लेटेड ब्रदरहुड, ये एक संगठन समझ लीजिए या ग्रुप समझ लीजिए, जो स्थापित किया गया इन 1848 में, किसके द्वारा, 3 कवियों के द्वारा, ओलमन हंट, जॉन मिलेस एंड रोजेटी, और एक स्कल्प्टर थे थॉमस बूलनर। रस्किन, जॉन रस्किन ने कहा था रोजेटी के बारे में और उनके दोस्तों के बारे में, दे इमिटेट नो पिक्चर, दे पेन फ्रॉम नेचर ओनली, वो कोई नकल नहीं करते हैं पिक्चर्स की, वो सिर्फ जो लिखते हैं, जो लिखते हैं, जो भी चीज़ ड्रू करते हैं वो सिर्फ प्रकृति से करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, गुण क्या थे, एन एक्सटेंशन ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, एक तरीके से किसका रिवाइवल था, रोमांटिक रिवाइवल, क्योंकि इन्होंने भी किस पर फोकस किया, आर्ट पर, नेचर पर, तो कहीं ना कहीं रोमांटिक ऐसे मिलते जुलता है। इनका दूसरा था मीडिएवलिज्म, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट आर्ट की खातिर। पिक्चर्स नेक्स्ट थी, लव ऑफ सिंबलिज्म, म्यूजिक एंड मेलोडी, ये सब चीज़ें थी प्री रेफ्रेटीज में, विक्टोरियन एज से अलग था, और रोमांटिक रिवाइवल का ही एक फीचर समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका इतना हुआ। अगले पार्ट में, ये 2 पार्ट हो गए आपके, और लास्ट पार्ट, द फाइनल पार्ट, तीसरा पार्ट, उसमें आपका हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर हम खत्म कर देंगे, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।